उज्जवलपुर एक सूखा हुआ गांव है। वहाँ के लोगों पानी के लिए माइलों दूर चलकर जाना पड़ता था। उतनी दूर चलने के बाद भी एक इंसान 2 या 3 से ज्यादा मटके पानी नहीं लेकर आ सकता था। ऐसे उज्जवलपुर के गरीब लोग बड़ी मुसीबतें में पड़कर पानी का इंतजाम करते हैं। माँ, और कब तक हमें ये मुसीबतें उठानी होंगी? मुझसे और नहीं होगा। बस कुछ और सब्र कर लो बेटा, पैसे इकट्ठे हो गए हैं। कुछ ही दिनों में हम सबके घरों के सामने पानी के नल होंगे। आप पिछले 2 सालों से यही बात कह रही हो माँ। वो धनवान तो आराम से अपने नौकरों से पानी मंगवा लेते हैं। उन्हें हमारी तकलीफ के बारे में क्या पता। गांव के सभी लोग उज्जवलपुर के एक धनवान के पास कई सालों से पैसे जमा करवा रहे हैं, ताकि वो धनवान उन पैसों से गांव भर में सबके लिए एक एक नल लगवा दे। लेकिन वो गांव वालों से सिर्फ पैसे ले ही रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए रानी इतना भड़क रही है। लेकिन जैसे रानी की माँ ने कहा था, ठीक वैसे ही कुछ ही दिनों में उज्जवलपुर में सबके घर के सामने एक एक नल आ जाते हैं। लेकिन उस नल में पानी कब और कितना आएगा, ये सब उस गांव के एक धनवान हरिश्चंद्र के हाथ में था। मैं इस वक्त सिर्फ उज्जवलपुर के गरीब लोगों से बात कर रहा हूँ। आपके नीलों में पानी हर रोज सुबह 7 बजे आएगा, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए ही आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो हरिश्चंद्र जी? पैसे तो आपको पूरे मिले हैं ना? अपनी बकवास बंद करो मूर्ख, और मुझे मेरी बात पूरी करने दो। ये कहते हुए हरिश्चंद्र कहता है कि वो गरीब लोगों को हर रोज सुबह 7 बजे 15 मिनट के लिए पानी छोड़ेगा, और हर रविवार को नल में पानी नहीं आएगा। और धनवानों से कहता है कि उनके नलों में 24 घंटे पानी आएगा, और रविवार को ज्यादा तेजी से आएगा। उज्जवलपुर के धनवान तो इस बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन गरीबों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो लोग हरिश्चंद्र की इस हरकत पर सवाल उठाते हैं। तब हरिश्चंद्र, सिर्फ नल आ जाने से पानी नहीं आ जाता है। तुम गरीबों के नल में पानी आने के लिए जिन मोटर का चलना जरूरी है, उन्हें चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे बताओ? तब सब लोग चुपचाप अपना मुंह बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। 15 मिनट के लिए जो पानी आ रहा था, उसमें मुश्किल से 2 मटके ही भर पा रहे थे। उन 2 मटके पानी में कौन सी जरूरत को पूरा करने, ये सोचकर परेशान हो रहे थे उज्जवलपुर वाले। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पानी से खाना बनाऊं या इसे पीने के लिए बचा कर रखूं। रविवार है ना? जो पानी है उससे खाना बनाओ लिल्ली। रानी को भूखे पेट नींद नहीं आती है। मैं जाकर 1-2 मटके पानी लेकर आता हूँ। इतने सारे पैसे देने के बाद भी हमें उतनी दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा पिताजी? ये कहते हुए रानी भी अपने पिता के साथ पानी लेने के लिए जाने की जिद करती है और अपने पिता के साथ चली जाती है। असल में रानी को ये देखना था कि वो पानी की मोटर चलती कैसे है, उसे चलाने के लिए आखिर इतने पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं। ये सोचकर अपने पिता के साथ गई हुई रानी वहाँ की हर चीज को बहुत बारीकी से देखकर सब समझ जाती है। उन मोटरों को चलाने के लिए ना किसी ईंधन की जरूरत थी और ना ही बिजली की। वो मोटर अपने आप सोलर एनर्जी से चल रही थी। रानी को सोलर एनर्जी के बारे में पिछले साल ही पढ़ाया गया था, इसलिए वो हरिश्चंद्र की घटिया हरकत के बारे में सब कुछ जान जाती है और अपने पिता से सारी बात कह देती है। इस हरिश्चंद्र पर मुझे पहले से ही शक था। ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता है। ये कहते हुए
गांव पहुंचने के बाद रानी के पिताजी शाम अपने सभी गरीब साथियों से ये बात कहते हैं। उसके बाद सब मिलकर हरिश्चंद्र के पास जाते हैं। वहाँ पर छोटी सी रानी अपनी खूब होशियारी दिखाती है। अंकल जी, आप हमारे लिए अब तक बहुत कुछ कर चुके हो। अब से हम हमारी पानी की मोटर का खुद ख्याल रख लेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी लड़की, होशियार लगती हो लेकिन समझदार नहीं हो। तुम गरीब लोग इस मोटर को 2 दिन भी नहीं संभाल पाओगे। जो भी हो हरिश्चंद्र जी, लेकिन मेरी बेटी जो कह रही है वो सच है। अब से हमारी मोटर को हम ही संभाल लेंगे और उसका जो भी खर्चा होगा वो हम देख लेंगे। अमीर हो या गरीब, सबको हमारी तरफ से पानी समान मिलेगा। ये कहते हुए बड़ी अच्छी तरह से सब लोग मिलकर हरिश्चंद्र से उनके पानी के मोटर को ले लेते हैं और वो बस देखता ही रह जाता है। रानी सबको उस मोटर को चलाना सिखाती है। गांव के सभी लोग एक के बाद एक बारी बारी से मोटर चलाते हैं और पानी की परेशानी उठाए बिना पानी जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे छोटी सी रानी अमीर और गरीब सबके पानी की परेशानी दूर करती है और सब अच्छे से रहने लगते हैं। बिंदु अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। बिंदु के पिता कुल्फी बेचते हैं और उसकी माँ घर के पीछे वाली जमीन पर तरबूज उगाती थी। दोनों अच्छे से काम करते हुए अपनी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजारने के बाद बाजार में ढेर सारी आइसक्रीम की दुकानें खुलने की वजह से और तरह तरह की आइसक्रीम्स आने की वजह से घर के पास बनाने वाले रघु के कुल्फी कोई भी नहीं खरीद रहे थे। क्या बात है जी, आज घर जल्दी आ गए हो? व्यापार जल्दी खत्म हो गया है या आपकी तबीयत खराब है? कुछ तो कहो, चुप क्यों खड़े हो? मैं ठीक ही हूँ लता। पता नहीं हमें किसकी बुरी नजर लग गई है। कुछ दिनों से बिल्कुल भी व्यापार नहीं हो रहा है। कोई भी कुल्फी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे अपनी सारी परेशानियां अपनी पत्नी को सुनाता है रघु। उसकी परेशानी सुनकर लता को भी काफी तकलीफ होती है। आप दुखी मत हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने खाना लगा दिया है, खाकर सो जाइए। मैं बाजार जाकर तरबूज बेचकर आती हूँ। ये कहते हुए लता तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। ऐसे गई हुई लता फिर से ऐसे ही अपने तरबूजों के साथ लौट कर आती है। वो देखकर रघु, क्या बात है लता, आज सारे तरबूज अपने साथ लेकर आई हो? व्यापार जल्दी खत्म हो गया है या आपकी तबीयत खराब है? मैं भी ठीक ही हूँ कि हमारे तरबूजों को भी खरीदने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं। इससे पहले सिर्फ 2-4 लोग ही ये व्यापार करते थे, इसलिए व्यापार अच्छा होता था। वो जो दाम पूछ रहे हैं, अगर उस दाम में बेच दिया तो हमारा नुकसान होगा, इसीलिए लौट कर आ गई हो ना? वो बातें सुनकर जोरों से रोने लगती है लता। रघु उसे समझाते हुए घर में अंदर लेकर जाता है। वो सब बिंदु देख रही थी, लेकिन छोटी बच्ची होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे काफी सोचने की वजह से रघु की तबीयत खराब हो जाती है और वो खटिया पकड़ लेता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। पता नहीं तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी कब ठीक होगी। अब मैं इन तरबूजों को संभालूं या कुल्फी देखूं? आप चिंता मत करो माँ,
मेरे पास एक बहुत अच्छे उपाय है। आप बस जाकर कुल्फी का सामान तैयार करो। मैं जाकर तरबूज काटती हूँ। बिंदु की माँ को कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपना काम करने लगती है। उसके बाद बिंदु कुल्फी के सामान और तरबूज दोनों को आपस में मिलाकर वाटरमेलन कुल्फी बनाती है। वो देखकर बिंदु की माँ काफी खुश हो जाती है। मैंने उस रात को आप दोनों की बातें सुन ली थी माँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इसलिए इन दोनों को अलग अलग बेचने से कोई फायदा नहीं हो रही है, तो इन दोनों को मिलाकर बेचकर देखते हैं। अगर ये उपाय काम किया तो हमें और क्या चाहिए। शाबाश मेरी समझदार बेटी, अब जाकर खेलो। मैं जाकर इस वाटरमेलन कुल्फी को बेच कर आती हूँ। नहीं माँ, आप जाकर अपने तरबूज संभाल लो। मैं जाकर इस वाटरमेलन कुल्फी को बेच कर आती हूँ। ये कहते हुए बिंदु कुल्फी बेचने के लिए चली जाती है। कुल्फी ले लो बच्चों, कुल्फी, ठंडी ठंडी वाटरमेलन कुल्फी, एकदम नई और स्वादिष्ट कुल्फी ले लो। वाटरमेलन कुल्फी का नाम सुनते ही बच्चे और बड़े सब लोग एक बार खाकर देखने के लिए बिंदु के पास आते हैं। ऐसे देखते ही देखते एक ही जगह पर बिंदु की सारी कुल्फियाँ खत्म हो जाती है। ऐसे बिंदु हर रोज वाटरमेलन कुल्फी बनाकर बेचने लगती है। अच्छा व्यापार होने की वजह से बिंदु और उसकी माँ एक दुकान भी लगा लेते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन वो दोनों माँ बेटी हर रोज अपने पिता और पति की तबीयत का फिक्र हमेशा सताती है। एक दिन शाम को रघु अपने आप बिस्तर से उठकर बिंदु और लता के पास आकर बैठ जाता है। वो देखकर बिंदु और लता हैरान हो जाता है। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक हो गई है? हम आपके इलाज के लिए ही ढेर सारे पैसे जमा कर रहे थे। तुम्हारे जैसे अच्छे पत्नी और बेटी होने के बाद कोई बीमारी मेरे क्या बिगड़ सकती है। अचानक से मेरी सारी बीमारी गायब हो गई है और मैं तुम्हारे पास आ गया। ऐसे रघु की बातें सुनकर काफी खुश होते हैं दोनों माँ बेटी। उसके बाद लता बिंदु के व्यापार के बारे में सारी बात बताती है रघु को। मेरी बेटी है ही ऐसी, फिर जिस उम्र में मुझे उसका ख्याल रखना था उसी उम्र में ही वो सारे घर को मुझसे भी अच्छा संभाल रही है। ऐसे अपनी बेटी के बारे में कहकर गर्व करते हुए उसे अपने पास बिठा लेता है रघु। ऐसा सारा परिवार सुकून से खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। उसके अगले दिन से रघु अपनी बेटी के कुल्फी के व्यापार को खुद संभालता है और बिंदु को फिर से स्कूल भेजता है। उसके बाद से उस परिवार में फिर से खुशियाँ लौट कर आती है।